ये जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है युवाओं का 20 से लेकर 35 साल वाला, इस बीच में रिलेशन भी होते हैं लड़कों के लड़कियों के, तो वो रिलेशन भी कैसे मेंटेन करना है और क्या छोड़ देना है या सिर्फ पढ़ाई करना है, क्या करना चाहिए? देखो, प्यार जो है ना बहुत खूबसूरत शब्द है। आपके टॉपिक का सबसे सवाल है, ये सबको करना चाहिए जी। दावा करते कि हम IAS बनाते हैं, हम अधिकारी बनाते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा सही है कि ऑफलाइन जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं, सही कौन सा? इसमें मैं ऑनलाइन किनको मैं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे जो कि वर्किंग है, अच्छा, जो क्लास में नहीं आ सकते क्योंकि उनके घर में भी काम है और उनका अपना जॉब है जी। उनके लिए ऑनलाइन है। अदरवाइज मैं हमेशा ऑफलाइन को ही प्रेफर करता हूँ। जो कोचिंग चलाते हैं बड़े बड़े वाले, जो बहुत बड़े संस्थान चलाते हैं, वो खुद कलेक्टर क्यों नहीं बन जाते, वो खुद IPS क्यों नहीं बन जाते? क्या उन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया होता है कि नहीं, और एग्ज़ाम दिया है तो फेल कैसे हो जाते हैं? वो चीज़ें क्लियर कर दी सर। क्या आप कभी एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले? 2006 में मैंने जहाँ से मैं आया जी, वहाँ कोई माहौल नहीं था। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था लेकिन मैं फेल हो गया। 8 घंटे सो रहे हैं आप और कुछ समय मिलता है तो प्रेम करना नहीं करना आपका व्यक्तिगत विचार है। संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे। UPSC की कोई उम्र होती होगी कि यार की उम्र, मतलब कब से आदमी को करना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, ये गाइडेंस बहुत कम लोग को मिल पाता है। पेरेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को सही दिशा में कहाँ भेजें, तो वो आप बता दीजिए कि सही उम्र क्या है इसकी तैयारी को लेकर। फिर वो जॉब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, छोड़ दिए, इसलिए मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। छोड़ने के बात ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं किया। ज्वाइन ही नहीं किया। घर वाले तो बोले होंगे सर मतलब कि सरकारी नौकरी है। घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं। इंग्लिश छत्तीसगढ़ के बच्चों को थोड़ा सा टफ है, तो वो UPSC में तो अंग्रेजी तो मतलब लगभग ठीक ठाक ही रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? मतलब अंग्रेजी कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या फिर वहाँ पे हिंदी में कोई ऐसे अपने आप को एडजस्ट करें? और CGPSC में जस्ट उल्टा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनको हिंदी तो ईजी पड़ जाता होगा, लेकिन उन हिंदी वाले बच्चों का एक तरह से कोटा मर जाता है। ये कैसे चीज़ें होंगी? सिविल सर्विसेज में जब बच्चा आता है सबसे पहला उसके मन में डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, वो प्लान। ये आज भी सारे बच्चों में, वो खासकर उन बच्चों में जिनकी उम्र 23 से ऊपर होती है, और वो एक दिन भी आपको दिया नहीं है, और वो है ना सर? ये भी तो है ना, टाइम भी तो मांगता है इसमें। बिल्कुल। सर दोनों को लेकर स्ट्रेटेजी अलग रहती होगी ना, UPSC की मेंस और प्री जो है हो गए, उसके CGPSC की प्री और मेंस हो गए, स्ट्रेटेजी कैसे तय करनी चाहिए कि यार ये कैसे हम क्रैक करें? फिर से यदि स्ट्रैटेजी पर आए तो एकदम कान खोलकर और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इंग्लिश में इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो समन्वित रणनीति। यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को आप अलग अलग नहीं देख सकते। जय जोहार, नमस्कार, मैं यशवंत साहू और भिलाई टाइम्स स्टूडियो में मौजूद है थिंक IAS के 2 धुरंधर, होनहार, होशियार गुरुजी, जिनके नाम शायद आप जानते हैं, तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे किनकी बात कर रहा हूँ। थिंक IAS के डायरेक्टर फाउंडर हैं हमारे साथ प्रवीण सर हैं, जिनको देखते हैं आप लगातार वीडियोज़ में, और इनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं अब अफसर बन चुके हैं। और मुरली सर के बारे में जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बोलो, चाहे जनरल नॉलेज के बारे में बोलो, बहुत तगड़ा नॉलेज रखते हैं। तो हमने सोचा कि इस बार चूंकि UPSC CGPSC को लेकर लगातार बातें हो रही है, CGPSC को लेकर विवाद भी हो रहा है, भर्तियों का दौर चल रहा है, तो इन सब रिलेवेंट को लेकर आज हम बात करेंगे सर से। दोनों सर मौजूद है जो आपके शायद बहुत सारा काम आने वाला है ये वीडियो और इसमें जो बातें होने वाले कंटेंट। सर पहले तो आप सबका स्वागत है, और आप लोगों ने रायपुर से यहाँ भिलाई आकर अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। सर शुरुआत करते हैं CGPSC को लेकर, चूँकि छत्तीसगढ़ में अभी चर्चा में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे CGPSC की बातें हैं कि चल क्या रहा है, तो आप लोग का व्यू क्या कहता है कि क्या चल रहा है? जो चल रहा है ये मान के चलिए अच्छा चल रहा है, और अभी बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा की डेट अनाउंस हो चुकी है, और जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं। हाँ, कुछ अभी जो रिज़ल्ट आए हैं उसको लेकर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आयोग पर, लेकिन आयोग जैसी बड़ी संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि मैंने जो RTI आंसर्स देखे हैं उसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इवैल्यूएटर से, जो क्वेश्चन चेक कर रहे हैं उसमें मैंने कई जगह मुझे ऐसा लगा, मैंने खुद देखा है कि वो थोड़ा अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाए हैं, जबकि स्टूडेंट्स ने कई सारे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, जो इवैल्यूएटर हैं, जो चेक कर रहे हैं, वो अच्छे से करें। हाँ, उनके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी इस कोविड के माहौल में जो लास्ट 2 ईयर में जो कॉपी चेक हुई है ये ऑनलाइन हुई है, और यहाँ के इवैल्यूएटर हो सकते हैं कि
ऑनलाइन कॉपी चेक करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे। लेकिन ये बच्चे के भविष्य, पूरे इस राज्य के भविष्य का मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉपी चेक होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तो सर पूरा खेल पॉइंट में हो जाता है, पॉइंट नंबरों से रैंक बदल जाते हैं, बच्चों का भविष्य बदल जाता है। हाँ। एक बड़ा विषय है ये। तो अभी बच्चों के मन में सवाल क्या है, मतलब एक माहौल कैसा है, मन कैसा है अभी बच्चों का? माहौल ये तो अभी उनको एक ही लग रहा है कि ये नौकरी का साल है जी। और इस तरह की जो नौकरियां हैं जी। ये 2-3 साल के बाद ही आ पाएंगी। जी। तो वो काफ़ी आसान्वित हैं, बहुत सारे बच्चे उत्साहित हैं और कई तरह के एग्जामिनेशन के तैयारी में लग चुके हैं, चाहे वह CGPSC का प्रीलिम्स हो या बहुत सारे बच्चे अभी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी तैयारी में जम के लग चुके हैं। और जो इस बार के मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं उनको अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं और जम के मेहनत कीजिए। और इसके बाद और भी कई सारी परीक्षाएं सामने हैं, तो छात्रों में उत्साह है। उत्साह है। सर बात है, चूँकि आपको लेकर एक्सपर्टीज़ है UPSC की, आपने 2003 लगभग मुझे याद है 2010 से आप पढ़ा रहे हैं और मतलब 12-13 साल का लंबा अनुभव है जी। छत्तीसगढ़ में चूँकि UPSC को लेकर क्या संभावना नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की बच्चों में अलग ही वो रहता होगा, कैपेबिलिटी रहती होगी, क्योंकि UPSC क्रैक करने वालों की संख्या थोड़ी कम है। अब बच्चे बढ़ रहे हैं, 15 हो रहे हैं, पहले 10, 8, 9 होते थे, अब संख्या बढ़ रही है। और कितनी संभावना नज़र आती है? तो यदि आप मेरे से कहें कि सर इसको एक वाक्य में डिफाइन कीजिए कि क्या संभावना है, तो मैं कहूँगा असीम संभावना है जी। असीम। पहले ये पूरे के पूरे केवल सेंट्रल इंडिया नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी एक मेंटालिटी थी कि UPSC या IAS का प्रिपरेशन करने वाले जो राज्य हैं केवल 2 ही हैं, UP और बिहार। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि लगभग हर एक राज्य से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ऐसे सभी राज्यों से स्टूडेंट सेलेक्ट होकर आ रहे हैं जी। है ना। लास्ट ईयर आपने देखा कि यहाँ श्रद्धा शुक्ला का सिलेक्शन हुआ और भी 5-6 स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, IAS बने, IPS बने, IRS बने। तो कई उसमें अभाव वाले भी थे जो संभावना बिना कोचिंग हाँ। के पढ़ाई, मतलब संघर्ष वाले भी ज़्यादा थे उसमें। हाँ, संघर्ष वाले। जी। तो असीम संभावना है, जी। बस मेंटेलिटी चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ के छात्र क्या प्रतिभावान नहीं है? असीम प्रतिभा है, सभी में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। बस मेंटेलिटी क्या बदलना है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक मेंटलिटी सर एक और बचा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि दिल्ली जाओ तभी IAS बनोगे, या तो बिलासपुर जाओ तब IAS, मतलब CGPSC वाले हो तो बिलासपुर तो CGPSC हो गए, IAS को लेकर भी बातें होती है। वो मेंटलिटी कैसे दूर होगी सर? ये पहला बात तो सब दिल्ली जाने का, जहाँ पर भी कोई बात करता है तो मैं कहता हूँ दिल्ली जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर के एक एकदम नहीं, कोई नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपको मैं बता दूं कि अधिकांश बच्चे जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो राजेंद्र नगर के बच्चे या ओल्ड राजेंद्र नगर के बच्चे नहीं ले रहे हैं। रीजनल सेंटर पे बैठ करके अधिकांश बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक दिमाग में एक ऑरा क्रिएट कर दिया गया है राजेंद्र नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर कि वहाँ जाएंगे तभी हम IAS बन पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे तो मैं यही कहता हूं कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक रहने लायक शहर नहीं। देखिए, मैं तो दिल्ली आज से नहीं 2003 से मैं रहता आया हूं जी। सर आपकी भी तैयारी रही होगी वहाँ पर? जी, वहीं से दिल्ली से तैयारी। उस वक्त दिल्ली के पास ही वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये 2003-4 का बात कर रहा हूँ, लेकिन 2009-10 से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब रीजनल सेंटर में पहुँच चुका है जी। और दिल्ली के टीचर, हाँ, दिल्ली के टीचर आपको रीजनल सेंटर में दिखेंगे ही। जैसे मैं खुद अभी रायपुर में हूँ, हाँ, दिल्ली में भी पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर भी आके पढ़ाता हूँ। दिल्ली इसलिए नहीं कहता हूँ जाने के लिए, पोल्यूटेड सिटी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, महंगाई, घर से दूरी, अभी गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी, बारिश कम तो उमस और बहुत ही ज़्यादा ठंड, और महंगाई तो छोड़ ही दीजिए। तो और रहा बात गाइडेंस का, तो गाइडेंस अब आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और दिल्ली के सारे टीचर, जितने भी इम्पोर्टेंट टीचर्स हैं, अब आपको रीजनल सेंटर पे भी अवेलेबल है वो। तो मेरा रिक्वेस्ट है, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रीजनल सेंटर में रहें। ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे सर, क्यों? आप खुद गाइडेंस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, थिंक IAS के प्लेटफॉर्म पे ऑलवेज अवेलेबल जी। सर थिंक IAS अभी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब कुछ नई चीज़ लेकर आया है, वो क्या है उसके बारे में बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि हम लगातार थिंक IAS को स्थापित करने के पीछे का लॉजिक यही है कि छत्तीसगढ़ में देखा गया
कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा हो और यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का जो सफ़र हो, यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटेटिव कोचिंग सेंटर नहीं के बराबर है। यदि आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो किस तरह से मिसगाइड किया जाता है कि पहले व्यापम का प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप सीजीपीएससी में आएंगे, मॉरल डाउन हो गया वहीं पे। तो यानी ये कितना मिसगाइडेंस है। तो इस मिसगाइडेंस को हम लोगों ने देखा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी को देखा जी। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस जो है, प्रीलिम्स तो है ही है, लेकिन मुख्य परीक्षा पर अधिकांश हमारा फोकस है, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर आपका सीजीपीएससी। और यदि जो भी छात्र या छात्राएं मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, उसका 80 से 90% प्रीलिम्स ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। जी सर, दोनों को लेके स्ट्रेटेजी अलग रहती होगी ना, यूपीएससी की मेंस और प्री जो है हो गए, उसका सीजीपीएससी की प्री और मेंस हो गए, स्ट्रेटेजी कैसे तय करनी चाहिए कि यार ये कैसे हम क्रैक करें? फिर से यदि स्ट्रैटेजी पर आएँ तो एकदम कान खोलकर और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इंग्लिश में इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो समन्वित रणनीति। जी। यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को आप अलग अलग नहीं देख सकते। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ आपका साक्षात्कार, ये तीनों को एक साथ जोड़कर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो आपसे कहेंगे कि नहीं पहले प्रीलिम्स का तैयारी कर लो। अच्छा, ऐसा गली गली में गली और मान लिया जाए आपने प्रीलिम्स का तैयारी किया, प्रीलिम्स निकाल लिया, सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको 40 दिन का समय देती है मुख्य परीक्षा के लिए, और आप 40 दिन में तैयारी नहीं कर सकते। और ठीक उसी तरह से आप यदि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालते हैं तो 2 या 3 महीने में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। इसका मतलब आप अपना 2 साल बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिक वाली बात है। 2 साल तो एकदम ध्यान से जो भी तैयारी कर रहे हैं आप समन्वित तैयारी कीजिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, और यदि आपने कर लिया ऐसा तो आपका भविष्य उज्जवल है, आप टॉप 20 में ही आएंगे। जी मुरली सर, आपके लिए एक सवाल है, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं सीजीपीएससी वाले बच्चों से, क्योंकि सर की एक्सपर्टी तो यूपीएससी वाले, तो उन्होंने अपनी बातें लगभग कह दी है। बच्चों के मन में अभी जो चीज़ें चल रही है वो फ़ोन करते होंगे, क्या बोलते होंगे, मतलब सर क्या होगा, क्या रद्द हो जाएगी या फिर कुछ और आगे? कई चीज़ों को लेकर बच्चों के मन में दुविधाएं तो होंगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, मीडिया है, कई अलग अलग चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इन पर लगातार जो बातें उठ रही हैं तो बच्चों के मन में हतोत्साहित होना स्वाभाविक सी बात है। बट इन सब चीज़ के बीच में आप देखें 2012 से लेकर 2019-20 तक ये उत्कर्ष का काल रहा है सीजीपीएससी में, बट 2023 आपका स्वर्णकाल है। अच्छा, बार बार कहते हैं स्वर्णकाल वाला। क्योंकि आप सुबह उठते हैं, नए अखबार के पन्ने जब पलटते हैं तो वैकेंसी की भरमार है। मतलब मैं बताऊं आपको, पिछले 1 मई के जब फैसले के अनुसार से जब वैकेंसीज की घोषणा होनी शुरू हुई तो इन पिछले 15 दिनों में लगभग 30 से अधिक अलग प्रकार की वैकेंसी आ चुकी है। कुछ घोषणाएं हैं और कुछ अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो बच्चों को सारी बातों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तभी होती है जब राजनीति और प्रशासन का समन्वय है। जी, तो राजनीति जहाँ हो रही है उसे होने दीजिए, प्रशासन बच्चों को पढ़ना है, प्रशासनिक में आना है, तो बच्चे प्रशासन की ओर ध्यान दें, बाकी राजनीति अपनी गलियारों में चलती रहे, राजनीति में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। जी, क्या होगा सर, सब कुछ सही रहेगा, चलती रहेगी? देखिए, इतनी बड़ी स्वायत्त संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय है यूपीएससी सीजीपीएससी, और इस पर बिना किसी तथ्य सबूत के एकाएक प्रश्न उठा देना मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है। जी। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है बच्चों से कि इन सब मामलों से अपने आप को दूरी बनाएं, क्योंकि आपको बताऊं कि इतनी बड़ी अलग अलग बातें हो रही, इन बातों के बीच में इस बार के रिजल्ट में हमारे 15 से अधिक बच्चे हैं जी, और वो 15 के अधिक बच्चे जिन्होंने 2 साल 3 साल समय दिया है सीजीपीएससी को, तब जाकर डीसी डीएसपी जैसे पदों पर है जी। तो ऐसे कह पाना गलत होगा कि अलग तरीके वो बच्चे भी हैं जो संघर्ष करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे तो संवैधानिक निकाय पर मुझे लगता है कोई प्रश्न चिन्ह उठाना उचित जी जी जी, वो काम है आरोप प्रत्यारोप, वो आरोप लगाते यही है बात कि बच्चे क्या है उसमें डाइवर्ट हो जा रहे हैं, डायलामा की स्थिति में आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन भी वो उठा रहे हैं जिनके प्रीलिम से नहीं निकले हैं जी। ये क्वेश्चन तब उठता है जब उसके पास आंसर कॉपी होती है। हम जब इंटरव्यू लिए सर परसों डिबेट किए जी, तो उस डिबेट में एक लड़के ने सवाल कर दिया, सीजीपीएससी का फुल फॉर्म बताओ अपोजिट वाले को। वो भाई साहब छत्तीसगढ़ बोल के आगे रुक गए वो। तो ये तो हाल है, मतलब डिबेट में आने वाले लोग भी हो सकता है कि वो ऐसे ही कुछ भी उठा रहे सवाल। इसी को तो राजनीति का रंग कहते हैं जी। तो राजनीति के रंग को मैंने सीजीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, उस पर सीजीपीएससी पे डिबेट करने आए लोग, वो ये भी स्थिति है। तो वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। और मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से, सारे बच्चों से
अपनी पढ़ाई तत्पर रखिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आप नहीं निकालोगे एग्ज़ाम तो कोई और निकालेगा, और बाद में आप इसी सब चीज़ों में रह जाएंगे, और बाद में आपके पास सिर्फ मलाल करने का कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं रहेगा। तो अभी सर 177 जो पद निकले जिसमें सीजीपीएससी ने रिजल्ट जारी किए इंटरव्यू के बाद, उसमें आपके कितने बच्चे थे? हमारे 15 से अधिक बच्चे इस बार सेलेक्टेड हैं, मतलब जो अभी हमसे भी- पढ़े हुए हैं। अच्छा, पहले पढ़े हुए हैं, हाँ। जो अभी भी टच में होंगे, पढ़ा रहे होंगे जिनको। नहीं, रोज आ रहे हैं हमारे बच्चे। अच्छा, वो आपको बताऊं, वो रिजल्ट मॉक आने के इंटरव्यू दे बाद- रहे हैं, वो सब चीज़ें। जी बिल्कुल, रिजल्ट आने के बाद रोज मिठाई के डिब्बे हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कल ही एक सेमिनार हमने मतलब पहले साल में ढंग का बच गया आप लोग का। नहीं बिल्कुल, और आगे जो है ये संख्या बहुत और आगे जाने वाली है जी। ये वो बच्चे जो कोई इंटरव्यू गाइडेंस नहीं है, ये जो हमसे रियल पढ़े हुए। रियल पढ़े हैं जिनको आपने हाँ, पढ़ाया। आपका सर बिल्कुल। तो- कितना साल का एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, अब ये सर है, हम है, पूरी टीम है हमारी 10-11 साल का एक्सपीरियंस ही है। बिल्कुल, तो 11 साल का अनुभव जो है वो अनुभव आज परिणति के रूप में दिख रहा है। दिख रहा है। जी जी जी। सर एक सवाल आपसे मैं करूँगा प्रवीण सर, इंग्लिश छत्तीसगढ़ के बच्चों को थोड़ा सा टफ है, तो वो यूपीएससी में तो अंग्रेजी मतलब लगभग ठीक ठाक ही रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? मतलब अंग्रेजी कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या फिर वहाँ पे हिंदी में कोई ऐसे अपने आप को एडजस्ट करें? और सीजीपीएससी में जस्ट उल्टा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनको हिंदी तो ईजी पड़ जाता होगा, लेकिन उन हिंदी वाले बच्चों का एक तरह से कोटा मर जाता है। ये कैसे चीज़ें होंगी? तो पहले मैं यूपीएससी वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको क्लियर कर दूं। जी। इंग्लिश यदि कमज़ोर है तो पहली बात डरनी नहीं चाहिए। आपको वहाँ पर जिसको एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि हाई फाई इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। जी। हाई फाई नहीं, बड़ा ही सरल, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने चाह रहे हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेटर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सामान्य सी भाषा, सामान्य हिंदी है ना। बोलचाल। तो यानी आपको इंग्लिश लिटरेचर वाली जी। भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसी भाषा का आप वहाँ प्रयोग करेंगे इंग्लिश में। जी, तो जितनी इसके जरूरत लिए उतनी। हाँ, जितनी ज़रूरत है। और इसके लिए केवल एनसीईआरटी को आप यदि पढ़ लिए, ध्यान लगाकर पढ़ लिए, तो फिर आपकी इंग्लिश में जो भी कमियां हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जी। और वैसे भी जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। पढ़ना ही है, तो ऐसी इंग्लिश तो ये आ जाए, हाँ, इंग्लिश तो आ इसलिए जाती पहला बात, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जिनका इंग्लिश रहा है, वो डरते हैं है। इंग्लिश से कि सर क्या मैं हिंदी ले लूँ? तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं। इंग्लिश हो तो कंटिन्यू आप रखेंगे। इंग्लिश में पढ़े हैं, क्लास 11वीं से आप इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, आप उसी पर फोकस कीजिए, और जो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए। कर लीजिए, तो इंग्लिश से नहीं हटना है। डरना नहीं है। भाषा जो है यूपीएससी में आपके लिए सफलता में बाधा नहीं है। बाधा नहीं है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में आपने पढ़ाई की है 4-5 सालों में, उसी पर रहिए। और रहा आप सीजीपीएससी का, तो यहाँ पर आपने सही कहा कि उल्टा ट्रेंड है। उल्टा ट्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में थे और वो कन्वर्ट होकर आ जाते हैं हिंदी मीडियम में, जबकि ये भी सही नहीं है। रणनीति के हिसाब से ये सही नहीं है। चाहे यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, भाषा के आधार पर कहीं पर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जी। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, आप उस भाषा में ही अपना उत्तर लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, है ना, अंग्रेजी माध्यम में ही फोकस करें। और हम लोग तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में थिंक आईएएस में अंग्रेजी और हिंदी के अलग अलग बैचेस रखने के पीछे का लॉजिक ही यही है। अच्छा, इंग्लिश वाला इंग्लिश ही पढ़े, जिसकी हिंदी इंग्लिश कमजोर है वो उसमें भी आ सकता है, थोड़ा सा एकदम आ पढ़ाई सकते करने हैं। उसको मजबूत करने के लिए। एकदम। जी जी जी। सर एक अभी चूंकि पैटर्न लगातार बदलते रहते हैं एग्ज़ाम के, मैं देख पा रहा था कुछ अफसर थे, एक हमारे यहाँ पल्लव साहब है, पल्लव साहब वो बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे थे। कुछ बच्चे उनसे सवाल किए, सर अभी कैसे तैयारी करें? तो उन्होंने ये कहा कि मैं 10 साल पहले तैयारी किया था, 2012 बैच का हूँ। अभी जो अफसर बने हैं उनसे आप पूछिए। हालांकि उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज है, जो सब्जेक्टिव बातें हैं, वो बोले कि रिलेवेंट जो अभी हाल में अफसर बने उनसे सीखिए। तो पैटर्न कितने बदलते रहते हैं और पैटर्न के हिसाब से बच्चों की तैयारी कैसे होनी चाहिए? तो यूपीएससी और सीजीपीएससी, और ये वैसे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा बच्चों के लिए, तो ये लाजवाब क्वेश्चन है जी। क्योंकि यदि बच्चा अच्छा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो और वो असफल हो रहा है तो उसके पीछे कई कारक हो सकते हैं, लेकिन 2 कारक महत्वपूर्ण हैं। या तो एक उसकी रणनीति गलत है ना, और उसी रणनीति का हिस्सा है कि वो क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाया है। यूपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, बदलते समय के अनुरूप 2, 4, 5 सालों के बाद अपने क्वेश्चन पैटर्न को बदलते हैं। पहले बात करते हैं सीजीपीएससी पे, और यदि आपने लास्ट 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में लाजवाब परिवर्तन हुआ है। उसकी जो क्वालिटी है पैटर्न में, हाँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। और कुछ क्वेश्चन
तो ऐसे हैं कि जिसको इक्विवेलेंट टू यूपीएससी कहेंगे, और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के ऊपर भी आ चुका है, इस लेवल तक सीजीपीएससी पहुंच चुका है जी। तो स्टूडेंट को बदलते पैटर्न के अनुरूप अपनी तैयारी में बदलाव करना चाहिए जी यानी लकीर का फकीर नहीं होना है, जी। एक पुराने ढर्रे पर नहीं चलना है। क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए, क्योंकि सीजीपीएससी या यूपीएससी है ना आपके हिसाब से नहीं ढलेगी, आपको उनके हिसाब से ढलना है। गाइडेंस सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब घर में बैठे बैठे आप सपना देखेंगे कि यार मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, डीएसपी बन जाऊंगा, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद संभव, एक आध रेयर होते होंगे सर, ऐसा कुछ है? बिना गाइडेंस के। हाँ जी, यहाँ गाइडेंस का मतलब ये बता दूं कि कोचिंग जरूरी नहीं। गुरु। हाँ, एक आपको गुरु की आवश्यकता है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि क्या रास्ता है, कहाँ दाहिने मुड़ना है, कहाँ बाएं और मुड़ना है। मतलब दाहिने और बाएं का मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या बुक्स पढ़ना है, कैसे याद करना है, मुख्य परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होता है उत्तर कैसे लिखना है, 30 वर्ड के आंसर कैसे लिखेंगे, 60 वर्ड के आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यूपीएससी में 150 वर्ड के आंसर कैसे लिखें, 250 वर्ड्स के आंसर कैसे लिखें, ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए, ये है एग्जैक्ट गाइडेंस जी। दुर्भाग्यवश अधिकांश जगह पर जाएं तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा बट प्रॉपर मेंटोर नहीं मिलेगा। मेंटोर होना जरूरी है, कोई एक मेंटोर बनना ही पड़ेगा। मेंटरिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर सफल होने के चांसेस कम होते हैं जी। मुरली सर आपसे पूछूंगा, चूंकि चीज़ें चल रही है, सीजीपीएससी के नतीजे भी आ गए हैं, विवाद है अपनी जगह पे है, आने वाले समय में सीजीपीएससी की ओर से क्या क्या कंडक्ट होने वाले हैं और कितना कुछ अभी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि प्रत्येक वर्ष जो हमारी सीएससी आती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो तो रेगुलर आएगी ही आएगी हमारे पास। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की बात हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गए, ठीक है, अलग अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, ठीक है, ऐसे तमाम पद आने वाले जी। मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा आपको फ्लैशबैक पे ले जाऊँ जी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि स्वप्न देखते हैं बच्चे और वो हकीकत में कितना परिवर्तित होता है। तो ये बैठे इस तरीके से समझिएगा कि थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी और एक छोटी सी बात जो हमेशा याद आती है कि मैं 99% पसीना और 1% प्रेरणा में काम करता हूँ। और जो स्वप्न देख रहे हैं ना वो बच्चे 99% प्रेरणा में है और 1% प्रेरणा पसीना। जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, 99% पसीना बहाना पड़ेगा। ख्वाब देखना एक अच्छी बात है जी, और ख्वाब के लिए ना टूटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ठीक है, और रो के गिरना भी पड़ेगा, तब जाके खड़े होंगे किसी जगह पर, तब सफलता मिलेगी आपको। तो सिंपल सी बात है कि जो एक ख्वाब और हकीकत के बीच का फासला है ना, वो सिर्फ मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, लगातार क्वालिटी वाइज आपको चलना होगा। और एक चीज़ जो सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में नया पैटर्न दिखा है, व्यापम बैठा दो, प्रीलिम्स बैठा दो, उसी को पीएससी बना दो, उसी को व्यापम बना दो, एकदम ड्रास्टिक चेंज है। एग्जाम की अलग डिमांड है। अच्छा, ये आप दावा नहीं कर सकते कि जिसने मान लीजिए व्यापम निकाला वो सीजीपीएससी भी निकाल लेगा। हो सकता है सीजीपीएससी का टॉपर व्यापम ने निकाल पाए। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का पैटर्न एकदम अलग है। और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कुछ कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कि व्यापम में जो हमारे सीजीपीएससी है दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। अच्छा, आप मानेंगे नहीं, हमने दोनों की तैयारी अलग होगी सर, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, हमने पहले ही सोच लिया था साहब, हमारी पूरी टीम ने कि सीजीपीएससी को बिल्कुल अलग रखेंगे हम, और हमारा अप्रोच जो है ना P2I है। P2I का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ओके, मतलब प्रीलिम्स भी हो, मेंस भी और इंटरव्यू भी हो, तीनों स्टेप एट अ टाइम। हम 5 दिन क्लासेस ले रहे हैं, 6वें दिन पे प्रीलिम्स का टेस्ट, मेंस का टेस्ट, और उसके बाद होती है अफसरवानी। अच्छा, अफसरवानी में जो हमसे पढ़े हुए जो हमारे छात्र हैं जी, जो अधिकारी बन गए, एक टॉपिक लेते हैं किसी ऐसे का, किसी जीवंत मुद्दों का, और संडे जो होता है उनके लिए होमवर्क होता है। अच्छा, तो इस तरीके से जब बच्चा मेरा जब फरवरी का एग्जाम देगा तो उसका मेंस ऑलरेडी तैयार रहेगा। क्योंकि जो अफसर में जो उस दिन पल्लव सर जो बोल रहे थे कि आज जो अफसर बने हैं, जो पिछले साल अफसर बने हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रिक बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो मतलब वो हर संडे को क्या होता है? बिल्कुल, हर संडे डिप्टी कलेक्टर हो या डीएसपी हो, अकाउंट अफसर हो या नायब तहसीलदार हो, सारे बच्चे जो हमसे पढ़े लाइव सेशन पूरी कहानी बताते हैं, पूरी नहीं वो पढ़ाते तो वो चीज़ है, बट एक टॉपिक पढ़ाते साथ में। अच्छा, सिर्फ सेमिनार नहीं है, अफसरवानी सेमिनार में आगे अपनी अपनी संघर्ष की कहानी बताते हैं। वो क्या है कि मैंने कहा ना कि हमारा उद्देश्य थिंक है ना, हम 99% पसीने में यकीन करते हैं, 1% प्रेरणा में देखते हैं। तो क्या है, सिर्फ मोटिवेट कर देना बच्चों को वो तर्कसंगत नहीं है। मोटिवेट करने के साथ कुछ ऐसी बातें बता के जाओ जो उसके मेंस में काम आए, यही अफसरवादी। ठीक है सर, एक सवाल सर से करूँगा। पेरेंट के मन में सवाल रहता है कि सीजी, जैसे कि हमारे यहाँ नीट, मेडिकल जो है चीज़ें हैं और इंजीनियरिंग है, यहाँ पे सबकी एक उम्र है कि यार 8वीं 9वीं से आदमी देखना शुरू कर देते हैं, 9वीं के बाद से अपन करेंगे करके।
वैसे ही यूपीएससी की कोई उम्र होती होगी कि यार की उम्र मतलब कब से आदमी को करना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, ये गाइडेंस बहुत कम लोग को मिल पाता है। पेरेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को सही दिशा में कहाँ भेजें, तो वो आप बता दीजिए कि सही उम्र क्या है इसकी तैयारी को लेके। यूपीएससी के लिए मैं पहले यही मानता हूँ कि आप अच्छे से ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन यदि आपने अच्छे ब्रांच से किया, अच्छे स्ट्रीम से किया है, तो आपका करियर जो है वो सिक्योर है ना। दो तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। एक तो अपना करियर को सिक्योर कर लीजिए जी, उसके बाद आप तैयारी में आ सकते हैं। और दूसरा है कि यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनको ये आत्मविश्वास था। जैसे यदि आपने नाम सुना होगा, एक स्टूडेंट थी टीना डाबी, जो कि यूपीएससी टॉपर थी। यदि आप यदि आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा तो उस 12वीं के समय से ही उसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जी। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बनना है हाँ मुझे बनना है। और देखिए जैसे ही ग्रेजुएशन दिया, पहले अटेम्प्ट में उसने पहला रैंक सिक्योर कर लिया, फर्स्ट रैंक। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं और अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है कि जो 12वीं के बाद से यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा बड़ा है और इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये स्टूडेंट का जो ऐसी संख्या बढ़ते जा रही है, तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर जी। कि या तो आप अपना करियर सिक्योर करके आ जाइए। जैसे बहुत सारे 2 या 3 साल पहले एक स्टूडेंट थे, वो भी टॉपर हुए यूपीएससी के, जॉब में थे, यानी करियर सिक्योर कर लिया, लेकिन उनको लगा कि नहीं मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, रिजाइन कर दिया और तैयारी किया और फाइनली टॉप। उसमें भी देखना सर, एस्पिरेंट करके सीरीज भी तो आई थी, हाँ, उसमें जो मेन हीरो है वो अपना जॉब बैंक का छोड़ के। तो ये दो तरीका है, यदि आप में डेडिकेटली मतलब आपको आत्मविश्वास एकदम उसमें मांगता है सर। हाँ, आत्मविश्वास है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन यूपीएससी के प्रिपरेशन से आपको कई फायदा होने वाले हैं। करियर सेफ हो सकता है। जैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लिए तो आप स्टेट पीएससी के एग्जाम भी दे सकते हैं जी। लगभग स्टेट पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में, हाँ है ना। और यूपीएससी वालों के पास इन डेप्थ नॉलेज होता है, तो एक एडवांटेज। जैसे आप सीजीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे होंगे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ ही साथ सीजीपीएससी दिया, और ऐसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। पर बोल रहे थे कि हमारा कनेक्शन, हमारा जो टारगेट है वो आईएएस है, आईएएस है, डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं, वो बन चुके हैं। तो ये एक फायदा है। दूसरा है कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्जाम है, नेट होता है, सेट होता है, वो इजीली निकाल सकते हैं जी। तीसरा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिनको पैरामिलिट्री फोर्स में जाना होता है, उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है, सीएपीएफ लेती है। और जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लिए उनके लिए ये एग्ज़ाम बड़ा आसान है। अच्छा, बहुत ही आसान है, और आप क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। क्लास 1 ऑफिसर, हाँ, यूपीएससी के लिए। हाँ, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और भी ऐसे कई एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, जैसे ईपीएफओ, जिसमें आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, इक्विवेलेंट टू आईआरएस। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे एग्जाम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। दिल्ली वाले कुछ साथी मेरे कहते हैं कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर लिए और आप कलेक्टर नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, पत्रकार बन जाओगे, नेता बन जाओगे, अच्छा वक्ता बन जाओगे, गुरुजी बन जाओगे। नहीं, जैसे आपने पत्रकार वाला कहा, तो हमारे कई ऐसे दोस्त थे जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए, दिल्ली में एक संस्थान है IIMC जी, IIMC उसका, बड़ा, हाँ, उसका एंट्रांस एग्जाम है जी। और हम लोगों के लिए, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के वाले, वो चुटकी का एग्जाम होता है। चुटकी बजाया और एग्जाम निकल गया। यूपीएससी के बाद, हाँ, नहीं, यूपीएससी प्रिपरेशन करते समय यदि आपने एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो फिर आपके लिए वो एग्जाम निकालना बहुत आसान है। यानी आप IIMC में भी जा सकते हैं, और कई स्टूडेंट गए भी हैं। हमारे कई मित्र हैं जो ऐसा काम कर चुके हैं। तो यूपीएससी एक तरह का अम्ब्रेला एग्जाम है, अम्ब्रेला है, वहाँ से स्कोप आप कई सारे ब्रांचेस, लेकिन आपके अंदर वही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस की बात करें सर, तो आपसे भी पूछूंगा मैं, बच्चे जब आपके कोचिंग में आते हैं, चूँकि आ रहे होंगे, अभी तो चल रहा है दौर, चूँकि थिंक आईएएस लोग जानते हैं, आ रहे होंगे, तो उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? मतलब पहला दिन का एक्सपीरियंस क्या रहता है? मतलब सवाल क्या रहता होगा आप जब काउंसलिंग करते हैं या फिर बात करते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बेस के बच्चों के हिसाब से? सिविल सर्विसेज में जब बच्चा आता है, सबसे पहला उसके मन में डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, वो प्लान आज भी सारे बच्चों में, वो खासकर उन बच्चों में जिनकी उम्र 23 से ऊपर हो चुकी है, और वो एक दिन भी आपको दिया नहीं है, और वो है ना सर, ये भी तो है ना, टाइम भी तो मांगता है इसमें। बिल्कुल, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होता है जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास रहता है कि मेरी प्रिपरेशन चलते रहे और इधर मेरा ग्रेजुएशन भी चलते रहे। जो बच्चा पीजी कर चुका है, जिसको कमाने की ज़रूरत है,
उस समय जब वो आता पढ़ने आ रहा है है वो। जीपीएससी में, यूपीएससी में, तो बच्चे के दिमाग पहला क्वेश्चन होता है सर 1 साल में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक साल में निकल जाएगा क्या? बिल्कुल। अब देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है और कितनी रेगुलरिटी करता है। जी। ये तो तय है कि अगर बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, साल 1.5 साल अगर उसने लग कर अपने पीएससी को दिया, सीजीपीएससी या यूपीएससी को, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही करेगा। आप राजनीति में भी देखिए, अभी आपने कहा पत्रकारिता की बात कही है, किसी भी फील्ड में देखिए, जी। यूपीएससी का लड़का जो है एस्पायरेंट जो है वो अलग से दिख जाएगा, अलग से दिख जाता है, वो अलग ही ठीक है? वक्तव्य मैं ये नजर आ कहता जाता हूँ, है। ये आपको कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। दूसरी बात, जो मन में जो स्थिति पैदा होती है इनके अंदर में कि आखिर कब निकलेगा एग्जाम, तो आपको बताऊं कि जैसे मैं विनय कश्यप की बात करूं जो इस बार डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब डीएसपी के रूप में चयनित हुआ है। जी। 2018 में NIT मेटलर्जी से पास आउट होने के बाद कई ऑप्शन थे उसके पास, उसने सोच के रखा था कि सीजीपीएससी ही निकालना है सर। पहले अटेम्प्ट किया उस बच्चे ने, ठीक, इंटरव्यू है पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकेंड में मेंस लिखा, मेंस नहीं हो पाया, थर्ड में फिर इंटरव्यू में उसके मार्क्स ओवरऑल कम हुए, मगर चौथे अटेम्प्ट में लड़के ने डीएसपी निकाल लिया। अगर वो 3 अटेम्प्ट के बाद सोच लेता कि ये पीएससी मेरे लिए नहीं बना है, मैं वापस मेटलर्जी को निकल जाऊं, तो आज हमारे पास एक नया डीएसपी के रूप में नया छात्र नहीं मिलता है। वो तो उसने वही है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। और जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कई लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ने, 16 घंटे पढ़ने, ये कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर सर मैंने एक इंटरव्यू लिया था, अक्षय पिल्ले नाम है, अच्छा, आईएएस कलेक्टर IAS है, हुए, बिल्कुल। पापा आईपीएस है, मम्मी आईएएस है, रेणु पिल्ले सर मैडम और राजेश पिल्ले सर, उनका पुत्र है अक्षय पिल्ले। वो चौथा अटेम्प्ट था उनका, चौथा साथ 5वां अटेम्प्ट था, चौथा 5वें अटेम्प्ट में वो सक्सेस हुए। उनका कहना था कि मैं सिर्फ मेरा टारगेट क्लियर था, आईएएस मतलब आईएएस, मैं लगातार फेलियर होते गया, मैं उससे नहीं डरा, सिर्फ टारगेट था। और वाकई में सर देखो रैंक कितना अच्छा लेके आ गया। देखिए इसके ना 2 तरीके हैं जी। जैसे मैं यहाँ पर IAS चंद्रकांत वर्मा सर की बात करूँ, जी। उन्होंने यूपीएससी उनका अल्टीमेट टारगेट रहा शुरू से, ओबीसी के तहत में 35 साल की उम्र में उन्होंने IAS निकाला। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जॉब सिक्योर किया अपनी, जी। राज्य सेवा सिविल सेवा में अपने पद को सुनिश्चित किया पहले, और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि यूपीएससी में लर्निंग चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी। हाँ, डिप्टी कलेक्टर थे ना वो तो, अभी IAS के रूप में है IAS फिलहाल, ठीक है, इससे पहले वो राज्य सेवा में थे जी। तो मेरा वही कहना है कि अगर यूपीएससी करे या कोई भी चीज़ करे बच्चा, 1 साल उसने अगर अच्छे से तैयारी की है तो कोई ना कोई एग्जाम में तो उसका होना ही है। जी। आप खुद अगर मेरिट लिस्ट में भी आकर देखें तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं SDM जो बन रहे हैं DC के रूप में, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी न किसी पद पर है, सासों के रूप में है, कोई NT के रूप में है, कोई कोऑपरेटिव में है, तो क्योंकि उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और अपग्रेड होके ज्वाइन कर रहे हैं, वो DSP बन रहे हैं या फिर डिप्टी कलेक्टर। हर बार तो पेपर में कुछ ना कुछ नयापन दिख रहा है। जैसे मैं प्रीलिम्स की बात करूं, एक बार कट ऑफ 129 गया, दूसरे बार वो 89 पहुंच गया, तीसरे बार 80 के नीचे आ गया। तो आप ये वेरिएशन समझिएगा कि कोई कांस्टेंट चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। पीएससी को आप अपने दायरे में नहीं बांध सकते, वो आपको अपने दायरे में बांधने की कोशिश जरूर करेगा। जी सर, आखिरी के 2 सवाल मैं और लूँगा आपसे। एक तो पढ़ाने की बात होगी, गाइडेंस की बात हो गई, लेकिन नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, CGPSC हो चाहे UPSC हो। बच्चों को कैसे तय करना चाहिए कि यार यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, क्योंकि कम टाइम रहते हैं। जैसे सर बताएंगे 1 साल में बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो उनके लिए क्या रहना चाहिए, नोट्स वगैरह कैसे? देखिए, नोट्स तो आपके पास अच्छे होने ही चाहिए जी। और इसमें फिर से वही गाइडेंस का रोल आता है। वो आपको बताते हैं कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। यदि आप अच्छे कोचिंग संस्थान में हैं जी, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, केवल सिनॉप्सिस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। एक हमारे छात्र थे नीर, जो CGPSC टॉपर है, नीर निधि नंदेहा, उनका वीडियो देखिए तो उसमें हिस्ट्री में क्या बोला कि मैंने तो केवल प्रवीण सर के ही नोट्स पढ़े हैं। हाँ, आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा तो इसी से काम चल गया। तो कारण ये था कि जो मेरा नोट्स होता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है जी। प्री और मेंस दोनों को लेकर होता है, प्रोवाइड करा देते ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि आप सिनॉप्सिस बनाइए, मतलब संक्षिप्त रूप से अपना एक नोट्स जरूर बनाइए। उसका एक फ़ायदा होता है कि आपका कंसेप्ट उस टॉपिक पर बढ़िया हो जाएगा और दूसरा चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी और कम समय में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स जो नहीं बना रहे हैं, मतलब शॉर्ट नोट, MCQ वगैरह टाइप की चीज़ें, वो तो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स हो गया है ना। मेंस के लिए मैं बताऊं कि शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में बहुत मदद देगा। और यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कई तरह की परेशानियाँ आएंगी। तो नोट्स बनाना जरूरी है और अच्छा नोट्स बनाने के लिए आपको फिर से मेंटोर की आवश्यकता पड़ेगी। मेंटोर की आवश्यकता पड़ेगी एकदम। ये जो एग्ज़ाम है ये केवल मेंटोरशिप है जी। स्टूडेंट जो है यदि ग्रेजुएशन के बाद जिस लेवल पे पहुंच चुका है उसको आप केवल रास्ता दिखाइए कि यार तुमको ऐसे चलना है, वो स्टूडेंट चलेगा। जी।
सर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं अक्सर ये सवाल करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं, यार ये जो कोचिंग चलाते हैं बड़े बड़े वाले, जो बहुत बड़े संस्थान चलाते हैं, वो खुद कलेक्टर क्यों नहीं बन जाते, वो खुद आईपीएस क्यों नहीं बन जाते? क्या उन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया होता है कि नहीं, और एग्ज़ाम दिया है तो फेल कैसे हो जाते हैं? वो चीज़ें क्लियर कर दी सर, क्या आप कभी एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले? 2006 में मैंने जहाँ से मैं आया जी वहाँ कोई माहौल नहीं था। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, ऐसे ही दिल्ली कहाँ से गया सर? घूमने, बंगाल से। जी तो कॉलेज टॉप करके मैं दिल्ली गया घूमने, तो देखा उन लोग को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं पढ़ते हुए देखा, तो मुझे लगा यार इनसे ज़्यादा तो अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। वापस मैं घर गया और अपने फादर से बात की कि मुझे भी प्रिपरेशन करना है, अदरवाइज़ हम लोग का बिजनेस चल रहा था, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं थी। तो परमिशन मिल गया और वापस आए, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा था वहाँ पर भी। अच्छा तो गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने खुद एनालिसिस किया और फिर मैं इस एग्ज़ाम में बैठा और पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लिया 2006 का। लेकिन मेंस का गाइडेंस मिला नहीं, जबकि मैंने पहले ही बताया था कि मेंस का गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे बनाया जाए, क्या बुक्स पढ़ी जाए, ये सारी Time ही नहीं चीज़ें बस याद कुछ भी कैसे नहीं। किया जाए। जी लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खुद से मेहनत की और अगले साल मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। हाँ यूपीएससी इंटरव्यू। हाँ, यूपीएससी का, और ये 2008 में मैंने इंटरव्यू दे दिया। लेकिन सवाल क्या मुख्य पूछे थे? परीक्षा में सवाल क्या पूछे थे? सवाल जो पहला हमारे यूपीएससी जो जिस बोर्ड में थे वो चलम सर का बोर्ड था, जी और पहला ही जो क्वेश्चन आया था वो था कि डिफरेंशिएट बिटवीन जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जियोफिजिक्स। बहुत इजी रहा होगा सवाल तो। नहीं, मेरे लिए ये बहुत इजी नहीं था। ज्योग्राफी और जियोलॉजी मेरे लिए बड़ा इजी था, बट जियोफिजिक्स को मैं नहीं जानता था। लेकिन इसमें बड़ा सिंपल है, यूपीएससी में यदि आप नहीं जान रहे हैं तो उनको आप सॉरी बोलिए, आप जितना जान रहे हैं उतना बताइए। फिर चूंकि मेरा बैचलर ऑफ म्यूजिक भी रहा था बंगाल के टच होने के कारण, तो म्यूजिक पे कई सारे क्वेश्चंस आए। जी तो लेकिन एनी हाउ फिर मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। क्रैक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि स्ट्रेटजी मेरी रॉन्ग हो गई थी मेंस में, मेंस एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा टाइम मैनेजमेंट ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, और 60 मार्क्स का क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया जी। और 9 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो देखिए स्ट्रेटजी कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप मतलब समझ आपके सकते लिए हैं। देखो सबक दे के गया वो। यानी प्रिपरेशन में मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस करके प्रिपरेशन किया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाया, और उसका ये परिणाम फिर बाद में मेंटोर चलकर, बताता, कोई मेंटोर रहा नहीं होगा आपको हाँ उसमें। कोई नहीं रहा। जी बाद में चलकर मैंने दूसरा एग्जाम को क्रैक किया और उसमें मैं छोटे लेवल पे जॉब में आया, लेकिन फिर वो जॉब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, छोड़ दिए, इसलिए मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। छोड़ने के बात ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं किया। ज्वाइन ही नहीं किए। घर वालों को बोले होंगे सर, मतलब कि सरकारी नौकरी है। घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं, अरे अभी पता चल जाएगा। घर वालों को नहीं बताया हाँ, कि आपने ये ज्वाइन क्यों नहीं किया। फिर कोचिंग लाइन में आ गए। हाँ बड़े बड़े कहाँ का पढ़ा? जी जी। तो दिल्ली में वैसे तो मैं पूरे भारत में, एक दो राज्य को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में पढ़ा चुका हूँ। लास्ट ईयर मैं केरल में था। अभी जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट क्यों नहीं उतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं छत्तीसगढ़ से भी कम स्टूडेंट प्रिपरेशन कहाँ कर रहे हैं यूपीएससी का, कम। छत्तीसगढ़ में तो ठीक ठाक स्टूडेंट कर रहे हैं, केरल में, क्योंकि उनके अंदर भी डर है कि मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट से, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जब बताया तो वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, हमारे तो कम है वहाँ पे। लगभग आप केरल बोलिए, लेकिन सर वो तो मिजोरम बोलिए, साक्षर स्टेट है, हमारे ज़्यादा साक्षरता है वहाँ पे। हाँ बताइए, वो स्टेट का मैं बता रहा हूँ। और अच्छा, उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, मतलब वहाँ के लोअर सर्विसेज में, फिर भी उनके अंदर डर था कि प्रिपरेशन करें या नहीं, कैसे हम उनके साथ compete कर पाएंगे, वो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। जी और कुछ ऐसा ही मैंने भाव देखा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी, जी मतलब थोड़ा सा डर रहता है। डर रहता है वहाँ पे छोटे क्यों? राज्यों क्योंकि को। उस तरह का उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला है, नहीं जबकि मिल पाया। ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि आप ठीक से प्रिपरेशन करें, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो एकदम छोटे से गांव से ऊपर उठा, जहां पर ये सब का कुछ भी माहौल नहीं है, लेकिन यदि आपने सही दिशा में प्रिपरेशन कर लिया तो फिर आपका भविष्य उज्ज्वल है। कितने कलेक्टर, कितने आईपीएस बना दिए होंगे अब तक? ये तो अनगिनत है, लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। जी असम में मैं एक सेमिनार में गया था, जी है ना, एज अ चीफ गेस्ट। वहाँ पर एक और आईएएस जो है वो चीफ गेस्ट थे। तो वो जैसे हम मैं मंच पे पहुंचा स्टेज पे, वो आके मेरा पैर छूता है और कहता है कि सर 2014 में मैं आपका स्टूडेंट रहा था। तो अनगिनत है ऐसे, अनगिनत है। अच्छा और लगता होगा वैसे कि ही आपके छत्तीसगढ़ बच्चे- में, हाँ अनगिनत है, मैं काउंट नहीं कर सकता। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में
अधिकारियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनको भी मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए, शुभकामनाएं सर आपको, और लगभग सारी चीज़ें होंगी। एक सर आखिरी सवाल एक और बच रह गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके बड़े बड़े आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि नाम किसी की नहीं लेंगे, लेकिन वो दावा करते कि हम आईएएस बनाते हैं, हम अधिकारी बनाते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा सही है कि ऑफलाइन जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ते हैं, सही कौन सा? इसमें मैं ऑनलाइन किनको मैं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे जो कि वर्किंग है, अच्छा, जो क्लास में नहीं आ सकते क्योंकि उनके घर में भी काम है और उनका अपना जॉब है, जी। उनके लिए ऑनलाइन है। अदरवाइज मैं हमेशा ऑफलाइन को ही प्रेफर करता हूँ। जी। बच्चों को बोलता हूँ कि आप ऑफलाइन में आइए। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है कि 7 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो 7 बजे ही वो बच्चा आ जाएगा। दूसरा, आजकल के जो 90% स्टूडेंट है, 100 बच्चा यदि तैयारी कर रहा है तो 90% जो बच्चा है वो सही से तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में खोया हुआ है, व्हाट्सएप में खोया हुआ है ना, ऑनलाइन में वो मूवी देख रहा है, गेम खेल रहा है। लेकिन यदि वो क्लासरूम में आ रहा है तो क्लासरूम टीचिंग का ये होता है कि बच्चा फोकस करना सीख जाता है, वहाँ पर उसको पढ़ना ही है। टीचर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैं बार बार बच्चों को बोलता रहता हूँ कि हाँ भाई, अभी आप लोग आईएएस नहीं बने हैं, एसडीएम नहीं बने हैं, कोई न्यूयॉर्क में नहीं घूम रहा है, वापस क्लासरूम में आइए। क्योंकि माइंड से फास्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुरंत चला जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं एसडीएम बन चुका हूँ और एसडीएम बनने के बाद मैं जो हूँ मनाली ट्रिप पे हूँ, इस तरह का मैं गोवा ट्रिप पे हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा डिसिप्लिन होता है और आमने सामने कई सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं, तो उनके साथ वो कंपेयर करता है। उनको लगता है कि यार मेरी तैयारी इससे अच्छी नहीं चल रही है, कंपटीशन का भाव पैदा होता है। लेकिन यदि ऑनलाइन में बैठकर वो दुनिया में एक कोने में बैठा है, तो दूसरे कोने में उसी में वो कॉफ़ी भी पी रहा है, उसी में मम्मी को वो जवाब भी दे रहा है, पापा को बाय भी कह रहा है जी। तो जो वर्किंग है उनके लिए ऑनलाइन ठीक है, हालांकि मजबूरी है, वो मजबूरी है वो। हाँ। और यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए मैं तो हमेशा ऑफलाइन को ही प्रेफर करता करते हैं। सर, एक सवाल बहुत युवाओं के लिए है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे युवा पसंद करते हैं। कई लोग बताया कि इसमें मुरली सर को बुला रहा हूँ आज, तो उनसे पूछना बोले एक तो सवाल। ये जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है युवाओं का 20 से लेकर 35 साल वाला, इस बीच में रिलेशन भी होते हैं लड़कों के लड़कियों के, तो वो रिलेशन भी कैसे मेंटेन करना है और क्या छोड़ देना है, जैसी पढ़ाई करना है, क्या करना चाहिए? देखो, प्यार जो है ना बहुत खूबसूरत शब्द है। आपके टॉपिक का सबसे सवाल है, ये सबको करना चाहिए जी, जहाँ तक लगे, मगर प्यार अगर यूपीएससी से हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर शादी फिर कैसे होगा? शादी होगी, देखो क्या है कि बेरोजगारों से कौन शादी करना चाहेगा, ये बताइए। नौकरी होगी तो शादी करने की लाइन आईएएस बन गए तो प्यार भी मिल जाएगा और जो आपका जीवन जो जीने का तरीका है वो भी बदल जाएगा जी। अब बात रही, जो वाकई आपका एक क्वेश्चन अपने आप में शानदार है कि इन दौर में कैसे अपने आप को मेंटेन। क्योंकि सर आजकल तो तत्काल व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे तत्काल रिलेशन, दोस्ती आ रही, सब चीज़ें हो जा रही। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक आईएएस कुछ समय 2 साल पहले का आईएएस टॉपर रहा हमारा मतलब एक भारत गया, तो उसने पूरा डेडिकेट किया था अपनी गर्लफ्रेंड को कि इस सफलता के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का बड़ा हाथ है। वो भी बन गई थी के साथ में? नहीं, वो तो नहीं बनी है परंतु लड़का बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे रीज़न समझिएगा कि 6 घंटे, मैं कहा 6 घंटे ही पढ़ना है आपको, और 6 घंटे पढ़ने के दौरान में ना तो प्रेम आएगा न द्वेष आएगा, सिर्फ आएगा सिर्फ पढ़ाई। और प्रेम आना भी है तो सिर्फ यूपीएससी को लेकर 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़िए, 8 घंटे सो रहे हैं आप, और कुछ समय मिलता है तो प्रेम करना नहीं करना आपका व्यक्तिगत विचार है। संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे। ठीक है, दूसरी बात जी कि एग्ज़ाम के दौरान पर मैं देखता हूँ कि ऐसे कई कपल होते हैं, कई लड़के होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो इस तरीके से रहते हैं, है ना। वो हमें क्लास में भी दिखते हैं चीज़ों को लेकर, और उसका कह सकते हैं न तो विरोध है ना तो स्वागत है। अच्छा, आप अभी टोकते ही ना किसी को? इसमें टीका टिप्पणी करना आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे? उचित नहीं होगा। हाँ, हमारी क्लास मेंटेन रहती है इस बात को लेकर कि सामने गुरुजी खड़े हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना रहता है कि जब एग्ज़ाम दिला रहे हो आप, उस समय सारी चीज़ें साइड कर दीजिए आप जी। सिर्फ आप एक महिला मित्र या आपके पुरुष मित्र की बात क्यों, माता पिता भाई बहन से भी उस दौरान पर आपको दूरी रखनी पड़ेगी। कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, हो सकता है उस दौरान पर। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक लड़के का, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका जी। उसके फादर की मृत्यु हुई थी जिस दिन उसका इंटरव्यू हो रहा था। अरे बाप रे। उसकी मदर ने वो नहीं बताया उस बच्चे को कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। उस लड़के ने इंटरव्यू दिया, तो अब जाके उसे पता चला कि उसका सुबह ही उसके पिता का देहांत हुआ है। वो लड़का आईएएस है आज, आप समझिए। तो आपको मैंने कहा ना, पूर्ण समर्पण शायद हो सकते, डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। एग्जैक्टली। तो डिस्ट्रैक्शन लाना है नहीं लाना है, कि सिर्फ गाड़ियों में घूमना है,
कि सिर्फ 14 फरवरी मनाना है, वो व्यक्तिगत विचार जी। है, बट इन व्यक्तिगत विचार के बीच में ध्यान ये रखना है कि यूपीएससी सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, बिल्कुल। यूपीएससी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी है, आप सब कुछ है। तो यूपीएससी पे फोकस करिए, पीएससी पे फोकस करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करिए और अच्छे मेंटोर चूज करिए, क्योंकि सर एक डायलॉग है ना, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, वो सही है। ठीक है, इसी की सोच का नाम तो हमने थिंक रखा है। थिंक आईएएस। थिंक आईएएस सोचो। मतलब अभी मुझे लगता है थिंक आईएएस एकेडमी जब हम कहते हैं तो हम एजुकेशन फर्स्ट लाते हैं, जी, और जब एजुकेशन फर्स्ट लाते हैं तो 8 चेहरे आते हैं, और वो 8 चेहरे सब अपनी अपनी जगह पर इतने पारंगत है अपने विषय मैं में। एवेंजर्स कह चुका हूँ आप हाँ, लोगों को। आपने शायद हमें एक टाइटल भी दिया है एवेंजर्स का, धन्यवाद है उसका। जी। ठीक है, तो हमारी सोच यही है कि बच्चों को एक बेस्ट शिक्षा दे, है ना। और हमेशा मैं ये बच्चों को कहता हूँ कि आज आप अधिकारियों को सुन रहे हैं, कल मैं चाहूँगा कि वही बच्चे यहाँ आके अधिकारी आपको सुने। तो यही हम लोग का अल्टीमेट गोल है। ठीक है। और इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञान हो गया, बहुत सारी हंसी मजाक के साथ आपके काम की बातें हो गई है, उन पेरेंट्स के लिए भी काम की बातें हो गई जो बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि बेटे को क्या पढ़ाएं, बच्ची को क्या पढ़ाएं। तो लगभग सर ने वो सारी बातें कह दी, तैयारी कैसे करें, नोट्स क्या हो, क्या उम्र होनी चाहिए, कैसे करें, सब कुछ बातें हो गई है। आपके मन में कोई सवाल हो तो मुरली सर आप पढ़ते रहेंगे, प्रवीण सर पढ़ते रहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनका भी चैनल है थिंक आईएएस। सर लगभग ठीक ठाक चल रहा है, अभी शुरुआत के हिसाब से ठीक ठाक है व्यूज़ उसमें, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं हर हफ्ते में, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवाहर, धन्यवाद।